क्यों अफ्रीका ने ट्रंप की 124 अरब डॉलर की सोयाबीन मदद को ठुकराया? मैंने जो खोजा वह यह था कि जो देश उपनिवेशवादी शासक रहे हैं वही अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके अफ्रीकी देशों को अनुदान और मदद के नाम पर बांधते हैं और उनका राजनीतिक समर्थन सुनिश्चित करते हैं। कुछ बदल गया है। वह नहीं जो अखबारों की सुर्खियों में दिखाया गया, वह नहीं जो प्रेस विज्ञप्तियों में सजाकर पेश किया गया, बल्कि गहराई में, वहां जहां असली शक्ति छिपी होती है। अपने आप से पूछिए, जब वे अदृश्य जंजीरें जिनके बारे में आपको यकीन था कि वे नहीं हैं, अचानक खनखनाने लगें तो क्या होता है? जब वह जमीन जिस पर आप खड़े हैं अचानक आपके पैरों के नीचे से हिलने लगे तो क्या होता है? और जब वे लोग जिन्हें हमेशा कमजोर, निर्भर और शक्तिहीन समझा गया अचानक बाजी पलट दें और मजबूत दिखने वाले कमजोर और बेताब लगने लगें, तब क्या होता है? हम पश्चिमी दुनिया की अफ्रीका पर गहरी निर्भरता की बात कर रहे हैं, और यह कैसे कुरूप हो गई जब अफ्रीका ने उनकी मदद करना बंद कर दिया। अगर यह मान लिया जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफ्रीका को सोयाबीन और अनाज सिर्फ मदद के लिए भेजा, तो यह समझना होगा कि साम्राज्य कैसे काम करते हैं। भोजन और भू राजनीति के बारे में कुछ भी तटस्थ नहीं होता। हर बोरा, हर पैकेट, हर मदद का जहाज जो अटलांटिक पार करता था, उस पर अमेरिकी झंडे के साथ साथ छिपी हुई शर्तें भी दर्ज होती थीं। खाना दिया नहीं जाता था, उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए 20वीं सदी में अमेरिकी कृषि नीति कैसे बदली। घरेलू सब्सिडी और मशीनों से उत्पादन इतना सस्ता और अधिक हो गया कि फसलें ढेर लग गईं। इन बचे हुए माल को कहीं तो भेजना था। उन्हें विदेशी बाजारों में फेंकना दो फायदे का सौदा था। इससे अमेरिका का गोदाम खाली हुआ और दूसरे देशों में निर्भरता पैदा हुई। अफ्रीका, जिसकी जलवायु विविध और कृषि स्वतंत्रता की संभावनाएं थीं, एक आदर्श प्रयोगशाला बन गया। कागजों पर यह दान और उदारता लगती थी। असल में यह आत्मनिर्भरता को धीरे धीरे मिटाना था। हर सोयाबीन के पीछे एक गणित थी। अफ्रीकी बाजारों में अमेरिकी अनाज और सोया ऐसे दाम पर पहुंचा दिए गए जिनसे स्थानीय किसान कभी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। जो परिवार पहले अपनी जमीन पर अपनी जरूरत का अनाज उगाते थे, उन्हें खेत छोड़ना पड़ा, क्योंकि बाहर से आया सोया और अनाज उनकी मेहनत को हरा देता था। एक बार जब यह स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला टूट गई, एक बार जब खेती का ज्ञान कमजोर पड़ने लगा, तो अमेरिकी निर्यातक असली खेल दिखाने लगे। दाम बढ़े, शर्तें सामने आईं। अचानक खाना खाना नहीं रहा। यह मुद्रा बन गया। यह दबाव का साधन बन गया। यह वॉशिंगटन के पास सबसे शांत हथियार बन गया। और यह सब यूं ही नहीं हुआ। अमेरिकी कृषि व्यवसाय हमेशा से वॉशिंगटन की आशीर्वाद प्राप्त नीतियों के साथ चलता आया है। कृषि लॉबी को विदेशी बाजार चाहिए होते थे और अफ्रीका को उभरती हुई मांग के रूप में देखा गया। उन बाजारों को पक्का करने के लिए अमेरिका ने भोजन का इस्तेमाल उसी तरह किया जैसे कभी तेल या सैन्य अड्डों का किया था, प्रभाव जमाने के लिए। सहायता वास्तव में सहायता नहीं थी, यह रणनीति थी। जो अफ्रीकी नेता इसका विरोध करते थे, वे जल्दी सीख गए कि सोया की आपूर्ति धीमी हो सकती है, उसका रास्ता बदल सकता है या बिल्कुल बंद हो सकता है। खाना एक कूटनीतिक सौदेबाजी की घोटी बन गया, सैन्य समझौते से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में वोट तक। अफ्रीका के सामाजिक ढांचे पर इसका असर गहरा पड़ा। किसान जो अपने समुदाय को खिलाते थे, वे आयात पर निर्भर उपभोक्ता बन गए। बाजार निर्भरता की ओर झुक गए और स्थानीय खेती का गर्व खोने लगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं विदेशी आपूर्ति की छाया में ठहरने लगीं। साफ कहें तो भोजन को भूख के खिलाफ हथियार नहीं, बल्कि संप्रभुता के खिलाफ हथियार बनाया गया। लेकिन यहां से कहानी बदल गई। पहले जहां अफ्रीकी सरकारें चुपचाप यह शर्तें मान लेती थीं, आज वे खेल को अलग तरह से पढ़ रही हैं। महाद्वीप के नेताओं ने समझना शुरू कर दिया है कि सबसे खतरनाक उपनिवेशवाद बंदूकों से नहीं आता, बल्कि खेतों से आता है। बंदूक शरीर को मार सकती है, लेकिन भोजन राष्ट्रों को काबू में रखता है। अगर आप यह तय करें कि लोग क्या खाएंगे, तो आप यह भी तय करते हैं कि वे कैसे जिएंगे। और अगर अफ्रीका ने वॉशिंगटन को यह तय करने दिया, तो आत्मनिर्णय का सपना हमेशा दूर ही रहेगा। इसलिए जब अमेरिका की 124 अरब डॉलर की सोयाबीन खेप रोकने की घोषणा की गई, तो यह कोई गुस्से का दौरा या जुआ नहीं था। यह दशकों की जागरूकता का परिणाम था। अफ्रीका ने झूठ को पहचान लिया था। अमेरिका कभी अफ्रीका को नहीं खिला रहा था, वह खुद को खिला रहा था। अपनी कंपनियों को मोटा कर रहा था, अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत कर रहा था और इसे साझेदारी का नाम देकर छुपा रहा था। और अब पर्दा उठ चुका है। मिडवेस्ट के किसान जो साल दर साल अफ्रीका में सोयाबीन का जहाज भेजते थे, अचानक बचे हुए माल के ढेर के सामने खड़े हो गए। उन खेतों में जहां कभी सुनहरे अनाज की लहरें उठती थीं, अब घाटे और निराशा की छाया है। अफ्रीका ने जो मदद ठुकराई, वह मदद नहीं थी, वह असली में अमेरिकी किसानों के लिए सब्सिडी थी। अफ्रीका की ना ने इस भ्रम को चकनाचूर कर दिया। लेकिन अफ्रीका ने सिर्फ इनकार नहीं किया,
उसने विकल्प भी दिखाया। महाद्वीप में नई कृषि नीतियां लागू हुईं। स्थानीय किसान वापस प्रोत्साहित किए गए। सहकारी समितियां बनी। तकनीक और नवाचार को खेती से जोड़ा गया। एक समय जो खेत अमेरिकी जहाजों की प्रतीक्षा करते थे, वहां अब स्थानीय सोयाबीन उगाई जा रही है। अफ्रीका ने अमेरिका की निर्भरता से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। पश्चिमी मीडिया ने इसे विद्रोह की तरह दिखाया। उन्होंने सुर्खियां चलाईं। अफ्रीका, यह साझेदारी बनाने के बारे में था जो निर्भरता को दोहराती नहीं थी। ब्राजील से संपर्क एक मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक सहयोगी की तरह किया गया। उसकी दशकों की उष्णकटिबंधीय सोयाबीन खेती का अध्ययन किया गया, उसे अपनाया गया और स्थानीय रूप से ढाला गया। भारतीय कंपनियों ने सूखे मौसम के लिए अनुकूलित संकर बीज उपलब्ध कराए, लेकिन तकनीक के हस्तांतरण का मतलब था कि अफ्रीका अंततः अपना उत्पादन स्वयं कर सकेगा। चीन ने बड़े पैमाने पर ढांचे, बांध, सिंचाई प्रणाली और प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए वित्त पोषण किया, लेकिन इन्हें चलाने वाले अफ्रीकी थे। हर समझौता इस तरह तय किया गया कि अफ्रीका सिर्फ खरीदार न बने, बल्कि सीखता भी जाए। किसान भी इस क्रांति के केंद्र में आ गए। सरकारों ने छोटे किसानों की रक्षा के लिए सहकारी समितियां बनाना शुरू किया, जिससे उन्हें अरण और मशीनरी तक पहुंच मिल सके। विश्वविद्यालयों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जिन्होंने नई पीढ़ी के कृषि वैज्ञानिकों को वह ज्ञान दिया जिससे वे उत्पादन बढ़ा सकें, बिना पश्चिम की गलतियों को दोहराए। मोबाइल तकनीक के उदय का मतलब था कि अब ग्रामीण किसान भी मौसम की जानकारी, बाजार भाव और खेती से जुड़ी सलाह वास्तविक समय में पा सकते थे। संक्षेप में, अफ्रीका अब जीवित रहने की भीख नहीं मांग रहा था, वह लचीलापन बना रहा था, और यही लचीलापन मायने रखता था। क्योंकि वॉशिंगटन यह मानकर चल रहा था कि निर्भरता हमेशा रहेगी, उसे अफ्रीका की चुपचाप बढ़ती तैयारी नजर ही नहीं आई। जब तक अमेरिका को एहसास हुआ, तब तक अफ्रीका के गोदाम खाली नहीं थे, खेत बेकार नहीं पड़े थे, और प्रसंस्करण संयंत्र पूरी रफ्तार से चल रहे थे। अमेरिकी सोयाबीन को रोकने का फैसला कोई लापरवाह विरोध नहीं था, यह वर्षों की तैयारी का तार्किक परिणाम था। और इस कहानी को और मजबूत बनाता है यह तथ्य कि इसे सिर्फ सरकारें नहीं, बल्कि किसान भी आगे बढ़ा रहे थे। महाद्वीप भर के किसानों ने स्वयं को केवल उत्पादक नहीं, बल्कि संप्रभुता के रक्षक के रूप में देखना शुरू किया। सोयाबीन बोना स्वतंत्रता की घोषणा थी, उसकी कटाई करना एक जंजीर तोड़ना था। यह मानसिक बदलाव, जहां कृषि खुद प्रतिरोध का प्रतीक बन गई, उतना ही क्रांतिकारी था जितना नया ढांचा। और यही विडंबना है। अमेरिका की सबसे बड़ी गलती उसकी ताकत का अधिक आकलन करना नहीं था, बल्कि अफ्रीका की धैर्यशीलता का कम आकलन करना था। जब वॉशिंगटन दिखावा कर रहा था, अफ्रीका तैयारी कर रहा था। और जब समय आया, तो अफ्रीका ने केवल अमेरिकी सोया को ठुकराया ही नहीं, बल्कि यह भी दिखा दिया कि अब उसे उसकी जरूरत ही नहीं है। जो सवाल उठता है वह यह है, अगर अफ्रीका ने घर पर ताकत बनाई, तो बाहर कौन से सहयोगी उसके साथ खड़े थे, जिन्होंने वॉशिंगटन के खिलाफ उसके साहस को मजबूत किया। यहाँ एक याद दिला दूं, कृपया इस वीडियो को पसंद करें, साझा करें और हमारे चैनल स्टोरी विद तंजरुल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप काले इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और पहचान से जुड़ी और कहानियां देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य उसी पल ढहते हैं जब उनका एकाधिकार टूटता है। वॉशिंगटन की गलती सिर्फ अफ्रीका की क्षमता को कम आंकने की नहीं थी, बल्कि यह मानने की भी थी कि उसकी जगह कोई और नहीं लेगा। लेकिन अफ्रीका अकेला स्वतंत्रता की ओर नहीं बढ़ा। उसने सहयोगियों का ऐसा जाल बनाया जिसने अमेरिकी नाकेबंदी को संभव और टिकाऊ बनाया। ब्राजील, भारत और चीन, ये तीन शक्तियां, जिनकी अपनी अपनी पश्चिमी प्रभुत्व से लड़ने की कहानियां हैं, अफ्रीका की पसंद बने। हर किसी ने अलग भूमिका निभाई और मिलकर उन्होंने अफ्रीका की कृषि मुक्ति का ढांचा तैयार किया। ब्राजील को लीजिए। कुछ ही देश कृषि परिवर्तन को उतना समझते हैं जितना वह। सन 1970 के दशक में ब्राजील खुद अमेरिकी अनाज पर निर्भर था और बड़े पैमाने पर सोयाबीन उत्पादन के लिए अनुपयुक्त समझा जाता था। लेकिन शोध, उष्णकटिबंधीय बीज नवाचार और दृढ़ संकल्प से उसने स्वयं को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोया निर्यातक बना दिया। अफ्रीकी देशों के लिए ब्राजील कोई दानदाता नहीं था, बल्कि एक दर्पण था कि क्या हासिल किया जा सकता है। ब्राजीलियन वैज्ञानिकों ने अफ्रीकी कृषि वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया, उष्णकटिबंधीय खेती की पद्धतियां साझा की और ऐसी प्रणालियां डिजाइन करने में मदद की जो अफ्रीका की मिट्टी के अनुकूल हों, उसके खिलाफ नहीं। इसका कोगे उसके साथ कब देखिया। अमेरिका के विपरीत, जिसने निर्भरता बेची, ब्राजील ने आत्मनिर्भरता का नक्शा पेश किया। फिर आया भारत, जहां ब्राजील ने पैमाने की ताकत दिखाई, भारत ने अनुकूलन का रास्ता दिया। उसकी बीज कंपनियों ने सूखा प्रतिरोधी संकर विकसित किए,
जो शुष्क इलाकों के लिए अनुकूल थे, बिल्कुल उन अफ्रीकी किसानों के लिए जो जलवायु अस्थिरता से जूझ रहे थे। लेकिन यह सिर्फ बीजों की बात नहीं थी। भारत ने अपने विश्वविद्यालय खोले, अफ्रीकी छात्रों का स्वागत किया और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश किया, जिसने नई पीढ़ी के कृषि विशेषज्ञ तैयार किए। यह कोई दान नहीं था, यह आदान प्रदान था। भारत भी मजबूत व्यापार साझेदार चाहता था, लेकिन उसने यह अफ्रीका को उठाकर किया, न कि उसे तोड़कर। और फिर चीन आया, वित्तीय महाशक्ति जो बातों से ज्यादा काम में पैसा लगाने के लिए तैयार था। जबकि वॉशिंगटन अच्छे प्रशासन पर भाषण देता रहा और फिर मदद जारी करता, बीजिंग ने सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया, प्रसंस्करण संयंत्र बनाए और ऐसी सड़कें बिछाईं जो खेतों को बाजारों से जोड़ती थीं। आलोचकों के लिए यह एक नए प्रकार का प्रभुत्व दिखता था, लेकिन अफ्रीकी सरकारों के लिए यह लाभ था। अंततः एक ऐसा साथी जो भोजन को राजनीतिक सौदेबाजी बनाए बिना बुनियादी ढांचे में सहयोग करता था। चीन का पैसा अफ्रीका की क्षमता खोल रहा था, लेकिन नियंत्रण अफ्रीका के पास ही रहा। मिलकर इन साझेदारियों ने वॉशिंगटन की पकड़ तोड़ दी। अब अमेरिका बाजारों को भूखा रखने या मदद रोकने की धमकी नहीं दे सकता था। अफ्रीका के पास विकल्प थे, और ये विकल्प सिर्फ आर्थिक नहीं थे, बल्कि राजनीतिक संदेश थे। दक्षिण सहयोग को चुनकर अफ्रीका ने यह घोषित किया कि उसका भविष्य पश्चिम पर निर्भरता में नहीं, बल्कि उन साझेदारों के साथ है जिन्होंने उसके जख्म और महत्वाकांक्षाएं साझा की हैं। इसका प्रतीकवाद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्राजील, जो कभी अमेरिकी कृषि प्रभुत्व का शिकार था, अब अफ्रीका को मजबूत कर रहा है। भारत, जो कभी उपनिवेश था, अब अफ्रीका को लचीलापन देने वाले बीज दे रहा है। चीन, जिसे कभी पश्चिमी बाजारों ने सताया, अब अफ्रीका की आत्मनिर्भरता की छलांग को वित्त पोषित कर रहा है। हर साझेदारी विद्रोह की गूंज थी, यह याद दिलाने के लिए कि साम्राज्य हमेशा नहीं रहते, लेकिन एकजुटता रहती है। यह अफ्रीका का किसी एक मालिक को दूसरे से बदलना नहीं था, यह अफ्रीका का खेल के मैदान में उतरना था। साझेदारियों को विविध बनाकर महाद्वीप ने अपने ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी। यह सुनिश्चित कर दिया कि कोई भी शक्ति अकेले शर्तें तय न कर सके। यही असली चतुराई थी। अफ्रीका ने अपनी कमजोरी को सौदेबाजी की ताकत में बदल दिया। और यही हमें सबसे बड़े सवाल तक ले जाता है। अगर अफ्रीका अमेरिका को सोयाबीन पर ना कह सकता है और नए साझेदारों को समान शर्तों पर हाँ कह सकता है, तो और क्या वह ना कह सकता है? भोजन की संप्रभुता के बाद क्या आता है? कौन सी अन्य जंजीरें तोड़ने के लिए तैयार हैं? सोयाबीन अंत नहीं है, वे चेतावनी की पहली गोली है। अमेरिका के $124 अरब के अवरोध को सतही तौर पर व्यापार विवाद समझा जा सकता है, लेकिन इसके नीचे निर्भरता के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। अफ्रीका ने केवल अमेरिकी सोया के लिए अपने बंदरगाह बंद नहीं किए, उसने एक ऐसे भविष्य के द्वार खोले जहां हर क्षेत्र, हर संसाधन, हर आपूर्ति श्रृंखला पश्चिमी नियंत्रण से मुक्त होगी। भोजन की संप्रभुता पहला युद्ध क्षेत्र है, लेकिन यह तर्क हर जगह लागू होता है। अगर अफ्रीका विदेशी अनाज को ठुकरा सकता है, तो वह तेल निर्यात पर विदेशी हुक्मों को क्यों नहीं ठुकरा सकता? अगर वह अमेरिकी सोया की जगह स्थानीय उत्पादन और दक्षिण साझेदारी ला सकता है, तो वह पश्चिमी बैंकों की जगह अफ्रीकी स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थान क्यों नहीं ला सकता? सिद्धांत वही है। निर्भरता कमजोरी लाती है, संप्रभुता ताकत लाती है। सोयाबीन प्रतीक है, लेकिन मिशन कहीं बड़ा है। एक ऐसा अफ्रीका जो हर क्षेत्र में अपना भाग्य खुद लिखे। ऊर्जा को ही लीजिए। दशकों से पश्चिमी कंपनियां अफ्रीका का तेल निकालती रहीं, उसका यूरेनियम खनन करती रहीं, उसकी गैस निर्यात करती रहीं और बदले में प्रदूषण और गरीबी छोड़ती रहीं। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। नेता अब रिफाइनरी, नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड और स्थानीय प्रसंस्करण संयंत्रों में निवेश कर रहे हैं, यह मानने से इनकार कर रहे हैं कि कच्चे संसाधन बिना मूल्य जोड़े बाहर जाएं। जिस तरह सोयाबीन को अब स्थानीय रूप से तेल और चारे में बदला जा रहा है, उसी तरह अफ्रीका के कच्चे खनिज और ईंधन अब अफ्रीकी कारखानों की ओर मोड़े जा रहे हैं। संदेश साफ है, अफ्रीका अब दुनिया की खान नहीं रहेगा। वित्त की कहानी भी यही कहती है। कभी खाद्य सहायता को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के ऋणों से जोड़ा जाता था, जो सख्ती के आदेश देकर अफ्रीका को कर्ज में जकड़े रखते थे। लेकिन सोयाबीन अवरोध की सफलता के साथ अफ्रीकी विकल्पों में भरोसा बढ़ रहा है। क्षेत्रीय विकास बैंक, संप्रभु कोष और यहां तक कि अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के तहत प्रायोगिक डिजिटल मुद्राएं भी रफ्तार पकड़ रही हैं। अगर महाद्वीप अमेरिकी सोया के बिना खुद को खिला सकता है, तो वह अमेरिकी डॉलर के बिना खुद को वित्त पोषित क्यों नहीं कर सकता? राजनीति भी बदल रही है।
लंबे समय तक पश्चिमी सरकारों ने भोजन और सहायता को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निष्ठा सुरक्षित करने के लिए सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन वह पकड़ अब टूट रही है। भोजन की संप्रभुता के आधार के साथ अफ्रीकी राज्य अब संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन या यहाँ तक कि समूह 20 में एक नई आवाज के साथ प्रवेश कर सकते हैं। एक ऐसी आवाज जिसे भूख की धमकी से चुप नहीं कराया जा सकता। सोया अवरोध प्रतीकात्मक है, हाँ, लेकिन प्रतीक मायने रखते हैं। यह कहता है, अब हम तुम्हारी फसलों के बंधक नहीं हैं, और यह मुक्ति सीमाओं में कैद नहीं है। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र बाजारों को जोड़ रहा है, राष्ट्रों के बीच शुल्क हटा रहा है और 55 बांटी अर्थव्यवस्थाओं को एक ताकत में बदल रहा है। सोयाबीन तो एक अभ्यास था। अगर नाइजीरिया घाना को खिला सकता है और केन्या तंजानिया के साथ अनाज का व्यापार कर सकता है बिना वॉशिंगटन के गुजरे, तो अफ्रीका अब आयातक नहीं रहा, वह उत्पादकों का साम्राज्य बन रहा है। सोया अवरोध ने साबित किया कि तंत्र काम करता है। अब इसे हर क्षेत्र में फैलाया जाएगा। यही हमें वापस मूल प्रश्न पर लाता है। सोयाबीन कभी सोया के बारे में नहीं थे, वे शक थे।